नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गुप्ता क्लासेस 24 के अपना यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी आने वाली वीडियो हैं वो आपको मिलता रहे। और जैसे कि थंबनेल में देख चुके हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग का प्रश्न है। धन्यवाद। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कहा गया कि नैतिक तर्क शक्ति चरणों में विकसित होती है। कारण कोहलबर्ग के अनुसार पूर्व पारंपरिक चरण में बच्चे अपने नैतिक निर्णय बाहरी परिणामों पर आधारित करते हैं। निम्न में से कथन कौन सा सही है ये आपको बताना है। पहला कहा जा रहा है कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा कहा जा रहा है कि ए और दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा कहा जा रहा है कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। चौथा कहा जा रहा है कि ए सत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो अब क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन का आंसर है कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। पहला, खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना। दूसरा, प्रायोगिक विधि। तीसरा, मात्रात्मक शोध कार्य विधि। चौथा, बच्चों के सामने नैतिक दुविधा रखना। और अनुक्रिया की समालोचना करना। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो बिल्कुल सही होगा कि बच्चों के सामने नैतिक दुविधा रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। अब आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है कि कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है। पहला, सामाजिक सरोकार और विवेक। दूसरा, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। तीसरा, दंड की ओर उन्मुखीकरण और आज्ञाकारिता। चौथा है यांत्रिक उद्देश्य व विनिमय। अर्थात इसका जो ऑप्शन होगा कि नैतिकता का विरोधाभास, अर्थात जो नैतिकता का यहाँ पे डायलेमा वाली स्थिति है तो नैतिकता का विरोधाभास, ये आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति नियमों का पालन करता है लेकिन यदि वे समान भलाई के लिए काम नहीं करते तो उन्हें बदलने के लिए भी तैयार रहता है। ऑप्शन नंबर 1 कहा जा रहा है कि दंड और आज्ञाकारिता विन्यास। दूसरा कहा जा रहा है पारंपरिक स्तर, जैसे कि आप लोग कोहलबर्ग के बारे में जानते हैं कि यहाँ पे नैतिक विकास के बारे में कहा जा रहा है। तीसरा है कि सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। चौथा है उत्तर परंपरागत स्तर। तो इसका आंसर जो होगा वो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। अर्थात ऑप्शन नंबर 3 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कैरोल गिल्गिन द्वारा प्रस्तावित लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की प्राथमिक आलोचना निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर 1 कहा जा रहा है उनका मानना था कि कोहलबर्ग के चरण बच्चों पर लागू नहीं होते। दूसरा, उन्होंने तर्क दिया कि यह सिद्धांत पुरुषों के पक्ष में पक्षपाती है क्योंकि इसमें देखभाल की अपेक्षा न्याय पर अधिक जोर दिया गया। तीसरा, उन्हें लगा कि कोहलबर्ग के शोध में पर्याप्त प्रतिभागी शामिल नहीं थे। चौथा, वह इस विचार से असहमत थे कि नैतिक तर्क का विकास, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 जो होगा, उन्होंने तर्क दिया कि सिद्धांत पुरुष के पक्ष में पक्षपाती है, ये सही होगा। आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है। आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास। दूसरा, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास। कानून और आदेश पालन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है दूसरे स्तर की पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है। दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है। इसमें जो आपको दिख रहा होगा जो ऑप्शन नंबर 4 भी है कि सामाजिक समझौता और व्यक्तिगत आधार, नहीं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो होगा कि अच्छा लड़का अच्छा लड़के अभिविन्यास, ये पाया जाता है दूसरे स्तर के पारंपरिक में। आगे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। पहला, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। दूसरा, नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। तीसरा, नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है। चौथा, नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। तो बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि वो निगेटिव सेंस दे रहा है।
अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो होगा, जो नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, ये बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है, वो नैतिकता की कौन सी अवस्था कहा गया है? पहला, नैतिकता का पूर्व परंपरागत स्तर। दूसरा, नैतिकता का परंपरागत स्तर। तीसरा, नैतिकता का उत्तर परंपरागत। और चौथा है नैतिकता का गैर परंपरागत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, नैतिकता का पूर्व परंपरागत स्तर। चलिए अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि सुदीप्ता बच्चों को अपने क्षेत्र में देखी गई अमानवीय परिस्थितियों से बचने में मदद करने के लिए अथक प्रयास करती है। वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वह मानती है कि बच्चों यह करना सही है, भले ही वह अक्सर इन बच्चों की मदद करते समय खुद को जानलेवा स्थितियों में पाती है। सुदीप्ता ने कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण को प्रदर्शित किया? पहला, व्यक्तिवाद, उद्देश्य और विनिमय। दूसरा, आज्ञाकारिता और दंड अभिमुखता। तीसरा, सामाजिक अनुबंध। और चौथा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? पहला, प्रथापूर्व चरण। दूसरा, अमूर्त संक्रियात्मक चरण। तीसरा, प्रथागत चरण। चौथा है उत्तर प्रथागत चरण। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा कि प्रथापूर्व चरण, ये बिल्कुल इसका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? पहला, पूर्व पारंपरिक चरण। दूसरा, पारंपरिक चरण। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ पे सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित, अर्थात जो शुरुआती सामाजिक है, जो शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पे आपको क्वेश्चन कहा जा रहा है। और ऑप्शन नंबर 3 उत्तर पारंपरिक चरण है और चौथा है दूरस्थ पारंपरिक चरण। तो इसमें जो आप लोग आंसर जो है वो बारीकी से करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार, ये बताना है आपको। तो दूसरा नंबर सही होगा कि पारंपरिक चरण जो होगा इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है? पहला, अनुदेशन, उद्देश्य एवं आदान प्रदान। दूसरा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तीसरा, अनुबंध, नैतिकता एवं अधिकार व कानून। चौथा, सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि कोहल वर्ग के अनुसार, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 होगा कि नैतिक तर्क, जो चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है तो नैतिक तर्क होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? पहला, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा, सामाजिक अनुबंध। तीसरा, दंड और आज्ञा पालना। चौथा, सार्वभौमिक नैतिक का सिद्धांत। तो बिल्कुल लॉरेंस कोहल वर्ग को, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पे हो जाएगा दंड और आज्ञा पालना। आगे कहा जा रहा है कि सजा के डर से प्रीता अपने माता पिता और शिक्षक की बात मानती है। कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार वह डैश से संबंधित है। पूर्व पारंपरिक नैतिकता। दूसरा, विषम नैतिकता। तीसरा, सजातीय नैतिकता। तो यहीं पे आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो हो जाएगा आपका आंसर पूर्व पारंपरिक नैतिकता हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस चरण में बच्चे दूसरों के विचारों की उपेक्षा करने के बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करता है? पहला, सजा और आज्ञाकारिता विन्यास। दूसरा, अच्छा लड़का अच्छा लड़की विन्यास। तीसरा, कानून और व्यवस्था विन्यास। तो आप यहाँ पे आंसर करने का प्रयास कीजिए। आंसर जो होगा, और ऑप्शन नंबर 4 कहा जा रहा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो इसका आंसर जो निकल के आता है कि सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे नकारात्मक परिणामों के डर पर भी ध्यान केंद्रित करने बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के अनुसार पूछा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रथम बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित में से किसने विकसित किया? पहला, डेविड वेक्सलर। दूसरा, अल्फ्रेड बीने। तीसरा, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। चौथा, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग।
तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो होगा कि अल्फ्रेड बीने ने ही प्रथम बुद्धि परीक्षण बताया, ये विकसित किया, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बच्चों के समाजीकरण के बारे में बोल रहा है। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण की द्वितीय कारक है। दूसरा समाजीकरण समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। तीसरा परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक है। चौथा है कि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विद्यालय द्वितीय कारक है और परिवार प्राथमिक कारक। इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है आगे, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इसमें बताना है कि कौन सी स्थिति कौन सा संभावना सही होगा। इसमें बुद्धि का एक प्रकार है, इसमें अंतः स्थिति अनुपालन संभावना है। तो भाषिक, मूर्तिकार, शारीरिक गति संवेदी, खिलाड़ी, स्थानिक, मनोवैज्ञानिक, व्यक्ति के भीतर विक्रेता, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि शारीरिक गति संवेदी जो होता है, शारीरिक गति संवेदी वो खिलाड़ी के पास होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। पहला, तर्क की लंबी श्रृंखलाओं को संभालने की क्षमता। दूसरा, शब्दों के अर्थ और क्रम और भाषा के विविध उपयोगों के प्रति संवेदनशीलता। दूसरा, स्वरमान माधुर्य और स्वर के प्रति संवेदनशीलता। चौथा, दूसरों के बीच ध्यान देने और भेद करने की क्षमता। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है, निम्न में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए इस समस्या का समाधान कर सके। पहला कहा जा रहा है कि ऐसी विषय वस्तु विकसित करना जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्याशाओं को सिखा सके, बिल्कुल। 2 कहा जा रहा है कि उन क्रियाकलापों गतिविधियों को छोड़ देना जिनका परीक्षण नहीं होता। तीसरा, प्रत्येक अध्याय से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर इन पर नोट्स उपलब्ध कराना। इन पर यदि नोट्स उपलब्ध कराते हैं तो बच्चे को कहीं ना कहीं आश्रित करने का कार्य कर रहे हैं, तो 3 तो नहीं होगा। 2 कह रहा है कि छोड़ देना, ये भी सीटेट में निगेटिव सेंस माना जाता है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में छोड़ देना, रटवा देना, रटंत विद्या पे जोर देना, उसको नोट्स दिला देना, ये जो है ये सब निगेटिव माना जाता है। आगे कहा जा रहा है कि जल्दी जल्दी करना, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 कहा जा रहा है जल्दी जल्दी, तो बिल्कुल ये भी निगेटिव हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश तथा डैश के विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। पहला, खोज पोषण। दूसरा, चुनौतियां सीमाएं। तीसरा, वंशानुक्रम पर्यावरण और चौथा, स्थिरता परिवर्तन। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वंशानुक्रम पर्यावरण, ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जैसे कि आप लोग इसके बारे में जानते हैं। आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा शिक्षक द्वारा रचनात्मक बच्चे की पहचान करने का सबसे प्रभावी तरीका है। यह देखना कि बच्चा टीम के कार्यों में साथियों के साथ कैसे अंतःक्रिया करता है। दूसरा, मानकीकृत बुद्धिमत्ता परीक्षणों का प्रभाव में लाना। तीसरा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा देना। चौथा, जब बच्चा समस्याओं को हल करता है तो उसका विस्तृत अवलोकन करना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि यह देखना कि बच्चा टीम के कार्यों में साथियों के साथ कैसे अंतःक्रिया करता है, ये बच्चे की रचनात्मकता गुण को दर्शाता है। आगे कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू की। अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। पहला, व्यवहारवादी। दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक। तीसरा, संज्ञानात्मक। चौथा, मानवतावादी, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विचार विवरण पढ़िए और कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के चरण की पहचान कीजिए। कहा जा रहा है विवरण में कि सही कार्रवाई विवेक के स्व चुने नैतिक सिद्धांत द्वारा परिभाषित की जाती है, जो कानून और सामाजिक समझौते की परवाह किए बिना संपूर्ण मानवता के लिए मान्य है। पहला, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। दूसरा, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तीसरा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। चौथा, सहायक उद्देश्य अभिविन्यास। तो इसमें जो हो जाएगा, इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।